तृतीय भाव में सूर्य का कर्क राशि में बैठना संपत्तिवान बनाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है क्षेत्रपाल, और ये वो कुंडली है जो आप लोगों के कमेंट में जो आप लोग लिखते हैं वहां से मैंने ये कुंडली चुनी है। नाम इनका है क्षेत्रपाल या छत्रपाल है, और डेट ऑफ बर्थ मैंने वही जिनकी कुंडली में पीछे रविवार को कहा था कि उन्होंने अपना जन्म समय सही नहीं लिखा था, मतलब मैं उसमें भ्रम में पड़ गया था कि दिन का समय है या रात्रि का। 10 अगस्त 1996 और सुबह में 1 बजे है, और जगह है कैराना, उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। अगर आप भी अपनी कुंडली का ऐसे ही विस्तार से विश्लेषण चाहते हैं, लग्न, नवांश और दशमांशा का, तो निश्चित रूप से अपने डेट ऑफ बर्थ को कमेंट में लिख दिया करिए। कार्यक्रम सबसे पहले पसंद का बटन अवश्य दबा दीजिए। ये कुंडली वृषभ लग्न की बनी है। जरा ध्यान से समझिएगा इनकी कुंडली कैसे बनी है। पंचांग भी बताऊंगा, पर पहले मैं लग्न स्पष्ट कर दूं, ग्रह स्पष्ट। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं और मंगल के संग बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए मारकेश होता है। शुक्र कौन होता है? पत्नी का कारक। जन्म कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का धर्म पक्ष बहुत अच्छा रहता है और वो सोचता बहुत अच्छा है, अच्छे विचारों वाला होता है। उस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। और चूंकि गुरु की दृष्टि लग्नेश शुक्र और 12वें और 7वें भाव के अधिपति मंगल, साथ ही साथ तृतीय भाव के अधिपति चंद्रमा पे है, इसके साथ साथ धन के कारक होने के बावजूद गुरु की दृष्टि धन भाव के अधिपति बुध पे भी है। इस वजह से ये व्यक्ति धनवान होगा, और आगे बताऊंगा कि सरकारी नौकरी का योग वगैरह है कि नहीं है। जन्म कुंडली में शुक्र का प्रभाव मंगल के संग है, और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो जाकर के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, अपने भाव से 8 घर आगे। ये सप्तमेश का 8वें भाव में जाना अपने भाव से ठीक नहीं होता। इसके बाद जन्म कुंडली में जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं सूर्य, वो केतु से दृष्ट हैं, और बुध अकेले चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति का केतु से दृष्ट होना, और उसके बाद सूर्य से 12वें भाव में चंद्रमा का होना, पंचम भाव में राहु का बैठना, और 6वें भाव के अधिपति का भी मंगल के संग बैठना। ये जो चारों पांचों स्थितियां बनी हैं वो ये बताता है कि व्यक्ति को अपने पत्नी पे सदैव ही दृष्टि रखनी चाहिए। नहीं तो कई बार पत्नी जो होती है वो कई पुरुषों को अपने आगे पीछे घुमाने वाली हो जाती है। इसके बाद जन्म कुंडली में 9वें भाव के और 10वें भाव के अधिपति शनि, राहु और केतु से दृष्ट हैं, और गुरु जो इस कुंडली में बैठे हैं वो शनि से दृष्ट हैं, जो जन्म कुंडली के अष्टमेश के साथ साथ लाभेश होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास आयु तो होगी, आयु के साथ साथ रोग भी होता है। पेट का अपच या पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, कई बार नाभि का क्षेत्र प्रभावित होता है, लिंग मूल तक का क्षेत्र प्रभावित होता है, वात जनित बीमारियां बनती रहती हैं। और अष्टम भाव पे भाग्येश और दशमेश शनि की दृष्टि व्यक्ति को आयु देती है पर रोग भी देती है, और इसका एक सकारात्मक पक्ष होगा कि व्यक्ति सरकारी नौकरी का सुख भोगता है। चंद्रमा मिथुन राशि के बने हैं, और उस चंद्रमा पे गुरु का प्रभाव है, और चंद्रमा से राहु केंद्र में, चंद्रमा से केतु और शनि जैसे पापग्रह केंद्र में हैं। इसके कारण व्यक्ति का काम आरंभ में अटकता है, बाद में जाकर के ठीक होता है। और चंद्रमा चूंकि मिथुन राशि का निर्माण कर रहे हैं, और राशि के अधिपति चतुर्थ भाव में अच्छे नहीं होते, अकेले बुध चतुर्थ भाव में अच्छे नहीं होते। ये घर में कलह का वातावरण बनाते हैं, बिना वजह का, बिना मतलब का। घर के परिवार के सदस्य को मैं ये बात कहूंगा, आपके घर में बेवजह की कलह के वातावरण इनकी कुंडली के बुध के कारण बन रहा है। इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, और इनको अपने माता के साथ सहयोग अच्छा रखना चाहिए। पिता भाव का अधिपति राहु केतु के संपर्क में है, और शनि और मंगल एक दूसरे से केंद्र में हैं। इस कारण से पिता के साथ मतभेद कभी भी न बने। चतुर्थ स्थान के अधिपति केतु, दशम स्थान के अधिपति केतु के संपर्क में पिता से मानसिक मतभेद बनता रहता है, और चतुर्थ स्थान के बुध व्यक्ति को घर में कलह का वातावरण तैयार करवाते हैं। घर में चतुर्थी का व्रत आरंभ करिए, और कम से कम
पितरों की आराधना या पितरों के नाम पे दीपदान अमावस्या को किसी वृक्ष के नीचे अवश्य करिए। अगर हो सके तो किसी गुरु से अपने आप को दीक्षित भी करिए, जितनी जल्दी हो सके। अब आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली का पंचांग जो बना है उसके आधार पे सबसे पहले इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। इस वजह से व्यक्ति के पास सूर्य का बल तो है, मेहनती भी बना रहे हैं और धार्मिक भी बना रहे हैं, पर व्यक्ति जिद्दी हो सकता है क्योंकि गुरु के ऊपर मंगल का, गुरु के ऊपर शुक्र का, गुरु के ऊपर चंद्रमा का, यह तीनों ही ग्रह गुरु से प्रभावित हैं, जो एक अच्छी बात होगी। हालांकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति पापी भाव के अधिपति होते हैं, तो इनकी दृष्टि 12वें भाव को भी प्रदूषित करेगी, इनकी दृष्टि द्वितीय भाव को भी प्रदूषित करेगी और इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव को भी प्रदूषित करेगी, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में अकारण ही बेवजह पराक्रम का क्षय होता है, वाणी प्रभावित और कई बार हठी होती है, या कई बार व्यक्ति जिद्दी होता है या स्वार्थी भी हो जाता है। और चतुर्थ स्थान पे गुरु की दृष्टि हालांकि मित्र की राशि को देख रही है, पर फिर भी व्यक्ति में भगवत भक्ति का पान तो करता रहता है, पर निसंदेह उसके अंक कम मिलते हैं या उसका मन या चित्त वृत्तियों में नुकसान होता भी रहता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग शांत नहीं रहता और बेवजह के ख्याल बनते रहते हैं। शुक्रवार कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा व्यक्ति को सरकारी के साथ साथ, सरकारी का नुकसान अब यहां होगा, अब सरकारी नौकरी के योग कमजोर हो जाएंगे और प्राइवेट नौकरी के योग बढ़ेंगे, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के अतिरिक्त अगर नौकरी ना मिले तो व्यक्ति को स्वयंकार कारोबार करना चाहिए। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान पे बुध की दृष्टि, दशम भाव के प्रभाव में जन्म कुंडली में शनि राहु केतु के संपर्क में है, और दशमेश लाभ भाव में व्यक्ति सत्य बोलने वाला है, पर इसकी सत्य की पूछ कहीं होती नहीं है, यह भी बात है। उसके बाद कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से मानसिक व्यग्रता का सिद्धांत चालू रहता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से उद्विग्न स्वभाव रहता है और व्यक्ति को आसानी से समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। शूद्र वर्ण और देवगण के जन्मे हैं, इस वजह से दाम्पत्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ शुक्र बैठे हैं और यहाँ के अधिपति गुरु इन्हें देख रहे हैं। चतुर्थ स्थान भरा पूरा है, पंचम स्थान भरा पूरा है, इस वजह से पत्नी को शत्रु मत बनाइएगा, क्योंकि अगर वो शत्रु बन जाएंगी तो फिर आपके धन की हानि बहुत तीव्र कराएंगे। इस कुंडली में दाम्पत्य अच्छा है। इस भाव में तो कमजोरी थोड़ी सी दिख रही थी, पर नवांसा कुंडली में दाम्पत्य बहुत अच्छा देख रहा हूं, क्योंकि लग्नेश स्वग्रह ही पंचम भाव उच्च का और शुक्र कम से कम शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह से दृष्ट हैं। लग्नेश जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में केंद्र में बैठे, इस वजह से यहां पे भी बुध वर्ग उत्तम होंगे, क्योंकि चतुर्थ में और चतुर्थ में बैठे हैं। बुध का बल बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो घर में कलह का वातावरण देंगे। और अगर छठवें भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं तो ये धन हानि का संकेत करते हैं, और कई बार व्यक्ति को हृदय क्षेत्र से संबंधित या कई बार चमड़ियों से संबंधित रक्त जनित बीमारी या स्किन से संबंधित समस्या होती रहती है, दाद खाद खुजली की शिकायत रहती है। आपकी कुंडली में गुरु ने शुक्र को, मंगल ने गुरु को देखा है। यह अवस्था व्यक्ति की कैपेसिटी बढ़ाती है और निश्चित रूप से उसको गंभीर चिंतन करने के साथ साथ धर्मात्मा भी बनाती है। आपकी कुंडली का चंद्रमा पापक है और मिथुन राशि में द्विस्वाभाविक राशि में बैठा है। लग्नेश जन्म कुंडली में द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, चंद्रमा द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, और जन्म कुंडली में मंगल 12वें भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने बल पे ही धन कमाएगा, वो किसी के द्वारा उसको दी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। वो दान भी करेगा तो अपना धन दान करेगा और कमाएगा भी तो अपने मेहनत से धन कमाएगा। इस व्यक्ति पे आसानी से विश्वास किया जा सकता है, और ये व्यक्ति निश्चित रूप से चरित्रवान भी है, जिद्दी है पर चरित्रवान है। माता पिता का सुख इस कुंडली के लिए अगर देखूं तो ठीक ठाक है, पर पिता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में देख रहा हूं। माता नैसर्गिक रूप से आपके पक्ष में रखने वाली हैं। दशमांशा कुंडली में चंद्रमा का स्वग्रही होना, गुरु का मेष राशि में बैठना, सूर्य का तुला राशि में बैठना, खुश हैं वो, प्रसन्न हैं। मंगल का स्वग्रही होना और सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में गुरु की राशि में बैठना, इस वजह से आपको अगर हो सके तो व्यापार करना चाहिए। आप व्यापार पे ज्यादा दिमाग लगाइए। और निश्चित रूप से अगर अब मैं बात कह दूं तो अभी जो दशा चल रही है वो भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी तो नहीं ही है, क्योंकि गुरु की दशा है और वो गुरु अष्टम भाव में वक्री हुए हैं। चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति केंद्र में चतुर्थ स्थान में बैठा है, गुरु से दृष्ट है जो एकादशवें और अष्टम भाव के अधिपति हैं। इस कुंडली में भक्ति का योग बहुत अच्छा लगा है, इस कुंडली में ज्योतिष का योग बहुत अच्छा लगा है, इस कुंडली में धर्मात्मा, पूजा पाठ, ग्रंथ सामग्री का अध्ययन करना, लोगों को अच्छे चीजों से समझा करके रखना, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान कर लेना, पुष्प फूल पत्ती का दुकान कर लेना, पूजा पाठ की सामग्री बताई मैंने, फलों की दुकान, विदेश जाकर के बस जाना, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के
कारोबार करना, ये सब आपकी कुंडली में बहुत अच्छा लगा है। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करिए, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करिए धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए आप पूर्व दिशा की तरफ जाइए। आपकी कुंडली में अंक सदैव ही 5 बहुत अच्छा है और राशि कन्या और मकर की बहुत अच्छी है। इस कुंडली में शनि एकादशवें भाव में नीचाभिलाषी हो रहे हैं दशमेश होकर के, इस वजह से सत्य बोलने पे थोड़ा लगाम लगाइए। कई बार आप सत्य बोल करके अपने दुश्मन को इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे इस कुंडली में द्वितीयेश ही यहाँ के लग्नेश बने हैं और चतुर्थ स्थान में बलवान है। बलवान तो हैं पर घर में कलह भी बना रहे हैं। अपने पितरों के निमित्त दान करिए। मंगल और सूर्य का जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठना, ये पति पत्नी के बीच में मतभेद रखेंगे और कई बार आपकी पत्नी आपकी बात नहीं समझेंगी, लेकिन आप अनुभवी हैं पर फिर भी आपकी बात वो कम समझेंगी, ऐसा भी योग देख रहा हूं। लग्नेश का धन भाव में जाना गुरु से दृष्ट आयु देता है। तृतीय भाव में सूर्य का कर्क राशि में बैठना संपत्तिवान बनाएगा। चंद्रमा के साथ शुक्र का बैठना सुंदर पत्नी का योग बनाता है, इस वजह से वो कई पुरुषों के संपर्क में आ जाती हैं, उस पर ध्यान देना होगा। चतुर्थ स्थान में बुध बैठे हैं, इस वजह से घर में कलह का वातावरण बनाते हैं। पंचम भाव में राहु कन्या के बैठे हैं पर केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा। बुध इस कुंडली के लिए अच्छे भाव के अधिपति हैं, यहां भी अच्छे बैठे हैं। व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, तार्किक है और चल अचल संपत्ति का मालिक भी है, क्योंकि गुरु भी कम से कम आपको देख रहे हैं। छठवें भाव के अधिपति का मंगल के साथ बैठना, सप्तमे षष्ठे से एक साथ बैठे हैं द्वितीय भाव में, धन हानि का संकेत देते हैं और कभी भी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, उधार का काम मत करिएगा। सप्तम भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में द्वितीय में है, विवाह मिलाकर के करिएगा, आप मंगलिक हैं। अष्टम भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में अष्टमे षष्टम में, शुभ ग्रह की राशि, अगर जो भी काम करेंगे वो मल्टीप्लाई होता है और आपका पुण्य कई गुना अर्जित होकर के आपको लाभान्वित करता है। इस वजह से धर्म के क्षेत्र में सामाजिक सरोकार से जुड़ करके जो भी काम करना हो आप निसंदेह कर सकते हैं। नवम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक बनी है, अपने भाव से 3 घर आगे पापा ग्रह का बैठना ठीक होता है। लग्न में स्थिर राशि बनी है और लग्न पे शनि का प्रभाव भाग्येश होकर के देख रहे हैं और लग्नेश जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट है, इस वजह से इस कुंडली का धर्म क्षेत्र सदैव ही जागृत रहेगा और व्यक्ति अनुशासित है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के साथ साथ गंभीरता का परिचायक होता है। दशम प्रभाव ठीक है, धनवान है, पिता से सुख बहुत अच्छा है। एकादशवां जन्म कुंडली में लाभ कमजोर करा रहा है, इस वजह से व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी आरंभ में मिलती है, बाद में चल करके चीजें ठीक हो जाती हैं। आयु पक्ष और स्वास्थ्य का पक्ष इस कुंडली में ठीक है, पर शनि और मंगल दोनों का प्रभाव अष्टम भाव पे है, इस वजह से ऑपरेशन के योग और चोट चपेट की घटनाओं के योग शनि मंगल और गुरु राहु की दशा में होंगी। 12वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से विदेशों से भी आपको अच्छा खासा धन मिल सकता है। आपकी कुंडली में पढ़ाने का योग बहुत अच्छा लगा है और आपकी कुंडली में द्वितीय भाव सबसे ज्यादा बलवान बैठा है, क्योंकि वहां चंद्रमा और शुक्र भी बैठे हैं लग्नेश होकर के। इस कुंडली में धन के कई योग बने हैं, क्योंकि लग्नेश धन भाव में गुरु से दृष्ट है, मंगल के संग है, इस वजह से 12वें के अधिपति होकर के बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत विलक्षणता से मेहनत करवा करके धन देते हैं, पर व्यक्ति धन के लिए कभी किसी के पास भटकता नहीं है। बताता हूं, जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति राहु के संपर्क में है, इस वजह से व्यक्ति कई जगह से धन कमाता है। चंद्रमा चूंकि आपके पापक हुए हैं, इस वजह से शेयर बाजार से बचिएगा और किसी को भी धन देने से बचना है। चतुर्थ भाव के अधिपति केतु से दृष्ट हैं, इस वजह से अपने वाहन की सुरक्षा का सदैव इस्तेमाल ध्यान से करना होगा। वाहन का इस्तेमाल, चोट चपेट की घटना तो है ही शनि मंगल के कारण, पर चतुर्थेश राहु केतु के संपर्क में है, इस कारण से अस्त्र शस्त्र का भय होता है, संपत्ति के चुराने का भय होता है, चोरी हो जाने का। और जन्म कुंडली में नवम भाव के अधिपति अपने भाव से तृतीय भाव में और गुरु स्वग्रही, इस वजह से धर्म का सुख है, पिता माता का सुख है। दशम भाव ठीक है और जन्म कुंडली में नवांश कुंडली में लग्नेश स्वग्रही, शनि उच्च के, गुरु मित्र की राशि में, शुक्र शुभ ग्रह की राशि में, चंद्रमा जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं और यहाँ पे इस भाव का अधिपति मंगल सूर्य के संग बैठा है, जो मंगल एकादशवें के साथ साथ तृतीय भाव के अधिपति के संग आकर के बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। इस वजह से पत्नी कई बार जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी और ना समझने वाली मिल जाती है। अगर विवाह करना होगा भगवान, मिथुन राशि मिथुन लग्न, मकर राशि मकर लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से विवाह करिए। विवाह के लिए पूरब और उत्तर दिशा बहुत अच्छा रहेगा और विवाह का समय आपकी कुंडली के हिसाब से 2026 के अप्रैल के बाद कभी भी विवाह कर लीजिए। आपकी कुंडली के आधार पे विवाह का पक्ष खराब नहीं है, क्योंकि बुध शुक्र क्रमशः बैठे हैं, पर फिर भी यहाँ पे जो स्थिति बनी है ये कई बार दुश्मनी करा देती है। इसके साथ साथ यहाँ पे बातचीत कई बार बंद हो जाती है, दोनों ही कठोर मानसिकता के हो जाते हैं इस कारण से। हालांकि आपकी पत्नी चरित्रहीन
तो नहीं कहूंगा कि हैं, पर फिर भी उन पे ध्यान रखना चाहिए। कई बार दूसरे गलत लोगों की दृष्टि आपकी पत्नी को प्रभावित करती है। और गुरु ने मंगल को देखा है, वो शिक्षकीय गुणों से युक्त हैं और निश्चित रूप से वो सुंदर होने के साथ साथ अनुभवी और शास्त्र की बात समझने वाली, पूजा पाठ करने वाली होंगी, इतनी बात पक्की है। नक्षत्र आपके लिए मृगशिरा, उत्तराभाद्रपद और हस्त, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में नक्षत्र विशाखा और अनुराधा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे होंगे। दशाओं में कष्ट होगा मंगल में बुध, मंगल में चंद्रमा, मंगल में शुक्र, मंगल में गुरु और शुक्र में गुरु, ये सब दशाएं थोड़ी कमजोर जा सकती हैं। होरा कुंडली के आधार पे जो आपकी कुंडली बनी है उसके आधार पे गुरु और सूर्य की दशा आपको धन देने वाली होगी, लेकिन मंगल की दशा में धन हानि का संकेत मिलेगा। बुध और शनि की दशा धन देने वाली होंगी, लेकिन राहु केतु और शनि की दशा में कुछ न कुछ हद तक कुछ उपलब्धि भी मिलती है। इस कुंडली में संतति का सुख कमजोर ना हो, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति बैठे तो ठीक नहीं है, चतुर्थ स्थान में ठीक नहीं होते, और गुरु भी अष्टम में है, और कम से कम यहां राहु बैठे हैं, और इस भाव पे शनि का प्रभाव है तो मंगल भी देख रहे हैं। इस वजह से संतति का सुख कमजोर हो सकता है। D7 चार्ट में जो स्थिति बनी है आपकी कुंडली में, उसके आधार पे पत्नी का सुख तो अच्छा देख रहा हूं, पुत्र का सुख थोड़ा कमजोर हो सकता है। हालांकि पुत्र देखने में बड़ा सुंदर होगा, और कई बार पुत्र जो होगा वो, हालांकि पहली संतति पुत्री ही होते देख रहा हूं। कुंडली के आधार पे पहली संतति पुत्री ही मिल रही है। अब ये बात कई बार विवाह पे भी निर्भर करता है। इतनी सारी चीजें हैं। इस कुंडली में शिक्षकीय योग बहुत अच्छा है। काम करने के लिए अभी आपकी कुंडली में जो ग्रह दशा देख रहा हूं उसके आधार पे अभी गुरु की दशा है, तो थोड़ी मेहनत तो करवाएंगे, पर अच्छी दशा 2026 के अप्रैल से आएगी। हालांकि अभी 2023 के अगस्त से भी गुरु में शुक्र आए हैं। अगर आप चाहें तो पूजा पाठ से संबंधित दुकान कर सकते हैं सामग्रियों की। और आपकी कुंडली में मंगल बहुत बढ़िया बैठे हैं, बुध का प्रभाव ठीक देख रहा हूं, सूर्य का प्रभाव ठीक है। इस वजह से आत्मविश्वास कमजोर मत करिएगा। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य है, छोटे भाई बहनों से और धन मेहनत करवा करके ही आता है। पैतृक संपत्ति का सुख इस कुंडली में ठीक ठाक है, हालांकि उसके विलक्षणता से प्रभाव कमजोर होने के भी योग देख रहा हूं। वैसे व्यक्ति पैतृक संपत्ति से युक्त है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी ठीक ठाक है। वाहन वगैरह का सुख इस कुंडली में ठीक है, पर कमजोर है, कई बार चोरी होने का खतरा है, ये बात भी है। तब तक के लिए दिन मैंने बताया शुक्रवार और रविवार का भी दिन अच्छा है। अंक मैंने बताया 5, नक्षत्र बताया है और राशियां भी बताई हैं, कन्या और मकर। एक बात और बता देता हूं, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव, यहाँ पे तृतीय भाव में गुरु बैठ करके चतुर्थ 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को, ये योग अच्छा है। लग्नेश ठीक है, यहाँ पे ठीक है, संतान जो है वो ठीक होती है, वैसे कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके अपने करियर को दिशा दीजिए। अगस्त से ही समय आया है और 2026 के अप्रैल तक आपके पास करियर में कुछ भी बेहतर करने का योग चल रहा है। नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।